वंदे मातरम। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सबका अपने YouTube चैनल डिजिटल हिंदी टीचिंग में। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा लें ताकि आपको आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे, आपको हर वीडियो मिलता रहे। चलिए अब वीडियो को लाइक कर दीजिए और अब हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 7 की हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत और इस पाठ्य पुस्तक का पाठ 17 वीर कुंवर सिंह जो कि जीवनी है। तो वीर कुंवर सिंह की जीवनी हम पढ़ रहे हैं और एक वीडियो हम पहले पढ़ चुके हैं। तो उस वीडियो में हमने पढ़ा कि ये जो कुंवर सिंह है ये बिहार के रहने वाले थे और 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के ये क्रांतिकारी थे। और उस समय 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में वीर कुंवर सिंह के साथ और कौन कौन ऐसे क्रांतिकारी थे, नाना साहब, तात्या टोपे, बख्त खान, अजीमुल्ला खान, रानी लक्ष्मीबाई, इनके बारे में हमें जानकारी मिलती है सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित झांसी की रानी कविता में। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरवानी थी, उस कविता में इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। इन महत्वपूर्ण क्रांतिकारियों के बारे में जानकारी मिलती है। और आपको पता है कि 1857 में 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई थी, वो चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से मना करने के लिए। इस प्रकार कई जगह पर स्थानीय अलग अलग स्थानों पर क्रांति भड़क गई और कई बड़ी बड़ी जगहों पर क्रांति हुई, लेकिन उसके साथ ही छोटी छोटी जगहों पर स्थानीय क्रांति भी होती रही। वीर कुंवर सिंह का बचपन कैसे बीता, इनके बचपन के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिलती है। तो इनका जन्म बिहार के शाहबाद जिले के जगदीशपुर में सन 1782 में हुआ था और इनके पिता का नाम साहबजादा सिंह था जो जगदीशपुर रियासत के जमींदार थे। तो इनके पिताजी पारिवारिक उलझनों में उलझे रहने के कारण कुंवर सिंह की बचपन में ठीक ढंग से देखभाल नहीं कर पाए, लेकिन जब वे जगदीशपुर लौटे तो उन्होंने कुंवर सिंह की पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था ठीक ढंग से की। वीर कुंवर सिंह के पिता वीर होने के साथ साथ स्वाभिमानी एवं उदार स्वभाव के व्यक्ति थे। स्वाभिमानी का अर्थ होता है खुददार, इज्जत का ख्याल रखने वाला। तो ये जो कुंवर सिंह है इनके पिता वीर तो थे ही, वीर होने के साथ साथ स्वाभिमानी भी थे। इनके स्वाभिमान को कोई ठेस पहुंचा नहीं सकता। और उदार यानी दयालु स्वभाव के व्यक्ति थे। उनके व्यक्तित्व का प्रभाव कुंवर सिंह पर भी पड़ा। तो पिता के व्यक्तित्व का, पिता के जीवन का प्रभाव पुत्र पर पड़ना स्वाभाविक है। इनके पिता स्वाभिमानी थे तो कुंवर सिंह भी स्वाभिमानी हुए। इनके पिता उदार थे, दयालु थे, तो कुंवर सिंह भी उदार थे, दयालु थे। कुंवर सिंह की शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था उनके पिता ने घर पर ही की। तो उस समय कुंवर सिंह के लिए शिक्षा की व्यवस्था उनके घर पर ही कर दी जाती है और घर पर ही वे अध्ययन करते हैं। वहीं पर उन्होंने कहां पर, घर पर ही, किसने, कुंवर सिंह ने। तो घर पर ही कुंवर सिंह ने हिंदी भाषा के साथ साथ अन्य भाषाओं का भी उन्होंने अध्ययन किया और अन्य भाषाओं में संस्कृत और फारसी भी उन्होंने सीखी। घर पर ही अध्ययन कर रहे हैं और घर पर ही वो सीख रहे हैं। हिंदी के साथ साथ संस्कृत और फारसी भाषा भी कुंवर सिंह ने सीखी। परंतु पढ़ने लिखने से अधिक उनका मन घुड़सवारी, तलवारबाजी और कुश्ती लड़ने में लगता था। कुंवर सिंह पढ़ने लिखने में तो इनका मन कम लगता था, लेकिन घुड़सवारी करने में बड़ा आनंद आता था। घुड़सवारी करते थे, तलवारबाजी, तलवार चलाना, तलवार से लड़ना, ये काम वो खेल में भी तलवारबाजी खेला करते थे और कुश्ती लड़ने में उनका मन खूब रमता था। पढ़ाई लिखाई में कम रमता है, लेकिन तलवारबाजी, घुड़सवारी में ज्यादा उनका मन लगता है। बाबू कुंवर सिंह ने अपने पिता की मृत्यु के बाद सन 1827 में अपनी रियासत की जिम्मेदारी संभाली। तो पिता की मृत्यु के बाद में जब कुंवर सिंह के पिता साहबजादा सिंह की मृत्यु हुई तो अपने पिता की जमींदारी, अपने पिता की गद्दी कुंवर सिंह ने संभाल ली। कब? 1827 में। तो उस रियासत की सारी जिम्मेदारी कुंवर सिंह ने संभाल ली। उन दिनों ब्रिटिश हुकूमत का अत्याचार चरम सीमा पर था। उन दिनों कब, जब बाबू कुंवर सिंह अपनी रियासत संभाल रहे थे, कार्य कर रहे थे, उन दिनों ब्रिटिश हुकूमत यानी अंग्रेजी शासन, अंग्रेजी अधिकारियों का अत्याचार चरम सीमा पर था, यानी सबसे ऊपर की सीमा पर था, यानी फुल अत्याचार कर रहे थे अंग्रेज लोग। मारना पीटना, क्रांतिकारियों के साथ उनको दबाना, जेलों में डालना, उनके साथ अत्याचार करना इनका जारी था अंग्रेजों का।
इससे लोगों में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ भयंकर असंतोष उत्पन्न हो रहा था। किससे? अत्याचार से। जो अंग्रेज अत्याचार करते हैं उससे लोगों में, भारतीय लोगों में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ, ब्रिटिश राजाओं के खिलाफ, अंग्रेजी राजाओं के खिलाफ, उनके विरुद्ध भयंकर असंतोष उत्पन्न हो रहा था। लोगों के मन में बड़ा असंतोष उत्पन्न हो गया था कि यार ये अंग्रेज लोग हमें जीने नहीं देंगे, इन्हें भगाना पड़ेगा। कृषि, उद्योग और व्यापार का तो बहुत ही बुरा हाल था। भाई कृषि से भी वो टैक्स लेते थे, जितना माल नहीं हो रहा उतना तो अंग्रेजों को जमा कराना पड़ता था। उद्योग और व्यापार का भी बहुत ही बुरा हाल कर दिया था, इन्होंने बहुत ज्यादा टैक्स लगा दिया। खेत में जाते खड़ी फसल का बंटवारा कर लेते, वहां पर खड़ी फसल से ही टैक्स ले लेते। अब फसल कितनी होगी कितनी नहीं होगी ये किसान का भाग्य है। रजवाड़ों के दरबार भी समाप्त हो गए थे। रजवाड़े ने राजा महाराजाओं के राज दरबार भी समाप्त हो गए थे। राजा अब कौन है? केवल अंग्रेज है। यहाँ के राजा महाराजा तो केवल नाम के राजा रह गए थे। उन्हें घर पर पेंशन दी जाती थी राजाओं को। अब आपका कोई काम नहीं, आपको घर बैठे पेंशन मिल जाएगी, घर बैठे ही पैसे मिल जाएंगे। राज कौन करेंगे? अंग्रेज करेंगे। भारतीयों को अपने ही देश में महत्वपूर्ण और ऊंची नौकरियों से वंचित कर दिया गया था। भारतीय लोगों को ऊंची नौकरियां नहीं दी जाती, महत्वपूर्ण पदों पर इन्हें नियुक्त नहीं किया जाता था। इसलिए भारतीय लोगों में भी असंतोष था। भाई अगर हमने शिक्षा प्राप्त की है तो हमें ऊंची नौकरी दो, हमें ऊंचा पद दो, लेकिन उन्हें वंचित कर दिया जाता, अलग कर दिया जाता। ऊंची नौकरी तुम्हारे लिए नहीं है, ऊंची नौकरी तो केवल अंग्रेजों के लिए ही है। आप भले कितने ही पढ़ लिख जाओ, कितने ही पढ़ लो, लेकिन आपको हमारे यहाँ पर छोटी निम्न पद की नौकरियां ही करनी पड़ेगी। तो ऊंची नौकरियों से भारतीय लोगों को वंचित कर दिया जाता था। इससे ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध देशव्यापी संघर्ष की स्थिति बन गई थी। किससे? अंग्रेजों के इस प्रकार के व्यवहार से। पढ़े लिखे भारतीयों को ऊंचा पद नहीं देना, नौकरी भी समान पद पर है तो उन्हें तनख्वाह कम थी। जैसे सेना में थे, पुलिस में थे उस समय, तो भारतीय सैनिक और अंग्रेज सैनिक की तनख्वाह में दोनों बराबर के पद पर है, लेकिन उनकी तनख्वाह में अंतर होता था। इससे भी सैनिकों में भी असंतोष उत्पन्न हो गया। तो अंग्रेजों के इस प्रकार के व्यवहार से ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध लोगों में क्या हो गया? पूरे देश में, पूरे देश भर में, देशव्यापी यानी पूरे देश में ऐसा संघर्ष व्याप्त हो गया। किसके खिलाफ? अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध, अंग्रेजी शासन के विरुद्ध। पूरे देश में ऐसा संघर्ष व्याप्त हो गया, संघर्ष की स्थिति बन गई पूरे देश में, पूरे भारत में। ऐसी स्थिति में कुंवर सिंह ने ब्रिटिश हुकूमत से लोहा लेने का संकल्प लिया। तो अंग्रेजों ने बहुत ही हालत खराब कर रखी है पूरे देश में। तो ऐसी स्थिति में कुंवर सिंह बड़े हो गए और उन्होंने अपनी जमींदारी संभाल ली थी। तो इन्होंने ब्रिटिश हुकूमत से, ब्रिटिश राजाओं से लोहा लेने का संकल्प ले लिया कि मैं इन अंग्रेजों को बाहर भगाऊंगा, इनसे कड़ा संघर्ष करूंगा। लोहा लेना ये मुहावरा है, यानी कड़ा संघर्ष करना। मैं इनसे जबरदस्त संघर्ष करूंगा, अंग्रेजों को बाहर भगाने का प्रयास करूंगा। जगदीशपुर के जंगलों में बसूरिया बाबा नाम के एक प्रसिद्ध सिद्ध संत रहते थे। बड़े ही सिद्धि प्राप्त संत थे और प्रसिद्ध भी थे। जगदीशपुर के जंगलों में, जगदीशपुर जो रियासत थी बिहार में, तो जगदीशपुर के जंगलों में एक बाबा रहा करते थे, सिद्धि प्राप्त बाबा, बड़ा ही प्रसिद्ध थे वो। उनका नाम था बसूरिया बाबा। तो ये बाबा, ये संत वहां रहा करते थे। उन्होंने ही कुंवर सिंह में देशभक्ति और स्वाधीनता की भावना उत्पन्न की थी। किसने? बसूरिया बाबा ने। बसूरिया बाबा से मिले होंगे ये, तो उन्होंने वीर कुंवर सिंह के मन में देशभक्ति और स्वाधीनता, स्वयं अधीन, पराधीन नहीं रहना, अपने अधीन रहना, किसी की गुलामी नहीं करना, ऐसी भावना बसूरिया बाबा ने वीर कुंवर सिंह के मन में भर दी थी। उन्होंने बनारस, मथुरा, कानपुर, लखनऊ आदि स्थानों पर जाकर विद्रोह की सक्रिय योजना बनाई। किसने? कुंवर सिंह ने। वीर कुंवर सिंह ने बनारस, मथुरा, कानपुर, लखनऊ आदि अनेक कई स्थानों पर गए और अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने की सक्रिय योजना बनाते हैं। सक्रिय यानी क्रियाशील, ये कार्य करना ही है। ये योजना जो बनाई इस पर कार्य करना ही है, ये काम तो करना ही है। ऐसी योजनाएं वो बनाने लगे। वे 1845 से 1846 तक काफी सक्रिय रहे और गुप्त ढंग से ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विद्रोह की योजना बनाते रहे। 45 से 46 इस एक साल में
ये कुंवर सिंह बहुत ज्यादा सक्रिय, बहुत ही ज्यादा क्रियाशील रहे, भागते रहे, दौड़ते रहे, अलग अलग स्थानों पर जाते रहे, लोगों को जगाते रहे, लोगों को जागृत करते रहे कि हम कब तक अंग्रेजों के गुलाम रहेंगे। इस प्रकार से और गुप्त ढंग से कि अंग्रेजों को पता नहीं चले, किसी दूसरे को पता नहीं चले, बिल्कुल छुपे हुए ढंग से, अदृश्य ढंग से कि कहाँ गए हैं, कहाँ इनकी बैठक हो रही है, कहाँ ये कार्य कर रहे हैं, कहाँ योजना बना रहे हैं, ये सब बातें गुप्त रहा करती थी, किसी को पता नहीं चलती थी। अंग्रेजों के खिलाफ, ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विद्रोह करने की, आंदोलन करने की योजना बनाते रहे। उन्होंने बिहार के प्रसिद्ध सोनपुर मेले को अपनी गुप्त बैठकों की योजना के लिए चुना। वीर कुंवर सिंह ने बिहार के प्रसिद्ध सोनपुर मेला, जो बिहार में मेला भरता है, ये सोनपुर मेला, इस मेले में उन्होंने अपनी गुप्त बैठकों की योजना बनाने के लिए यह स्थान चुना कि हम अपनी गुप्त बैठक कहाँ करेंगे, उस मेले में करेंगे। मेले में लोग क्या करेंगे, हम अलग चलेंगे मेले से, मेले में आएंगे सब लोग, लेकिन मेले को देखेंगे नहीं, मेले से उधर दूसरी जगह हम उधर जाकर अपनी गुप्त बैठक करेंगे और अंग्रेजों के खिलाफ योजना बनाएंगे, अंग्रेजों के खिलाफ योजना बनाएंगे गुप्त तरीके से। तो इन्होंने अपनी गुप्त बैठकों के लिए स्थान कौन सा चुना, सोनपुर का मेला। सोनपुर के मेले को एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला माना जाता है। पूरे एशिया महाद्वीप में सबसे बड़ा पशु मेला, पशुओं का मेला था। यहाँ पशु खरीदे जाते थे, बेचे जाते थे। तो ये जो पशुओं का सबसे बड़ा मेला है, तो यहाँ पशुओं की भीड़ भाड़, लोगों की भी भीड़ भाड़ रहा करती थी। इस भीड़ भाड़ से वो थोड़ा मेले के समय में ही वो अपनी गुप्त बैठकें करते थे। वीर कुंवर सिंह अपने लोगों को लेकर, क्रांतिकारियों को लेकर साथ में। यह मेला कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लगता है। यह मेला कार्तिक पूर्णिमा, कार्तिक माह की पूर्णिमा के मौके पर, के अवसर पर, के समय, कार्तिक पूर्णिमा के समय यह मेला लगता है। और यह हाथियों के क्रय विक्रय के लिए भी विख्यात है। इस मेले में पशु तो आते थे, लेकिन हाथियों की क्रय यानी खरीदना और विक्रय यानी बेचना, हाथी बहुत ज्यादा खरीदे जाते थे और बेचे जाते थे। कौन से मेले में, सोनपुर मेले में। कहां बढ़ता है, बिहार। तो हाथियों के लिए बड़ा ही विख्यात यानी प्रसिद्ध था, हाथी यहां खूब बेचे जाते थे। इसी ऐतिहासिक मेले में उन दिनों स्वाधीनता के लिए लोग एकत्र होकर क्रांति के बारे में योजना बनाते थे। तो ये जो ऐतिहासिक मेला है, जो इतिहास से जुड़ा हुआ, इतिहास से संबंधित है, ये मेला अमर हो गया। किससे, यहां पर क्रांतिकारियों ने आजादी के लिए, स्वाधीनता के लिए स्व प्लस अधीनता, कौन सी संधि हो रही है इसमें, दीर्घ संधि हो रही है। स्व का आ और अधीनता अ और अ मिलकर आ हो गया स्वाधीनता। तो स्वाधीनता के लिए, आजादी के लिए क्रांतिकारी इस मेले में बैठक करते थे। यहाँ एकत्र इकट्ठे होकर योजना बनाते थे, बैठक बनाते थे। इसलिए ये मेला भी बड़ा इतिहास में अमर हो गया ये मेला, क्योंकि भारत को आजाद कराने के लिए यहाँ पर क्रांतिकारी इकट्ठे होते हैं और यहाँ बैठ के करते हैं। यहाँ पर अपनी योजनाएं बनाते हैं, उन्हें क्रियान्वित कैसे करेंगे, उस योजना पर कार्य कैसे करेंगे, इस पर विचार करते हैं। धन्यवाद।